नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। मैं जयंती कच्छप आज मौजूद हूँ निवेदिता डांग के घर में, जहाँ उनके घर में मैं मौजूद हूँ और मैं आज उनसे आपसे बात कराना चाहूँगी क्योंकि वो जो पहली ट्राइबल गर्ल या पहली ट्राइबल एक युवा में सबसे पहली है जो गोल्डन बुक अवार्ड का खिताब अपने घर पे लेके आई है। तो मैम, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपकी इस राइटिंग स्किल को लेकर के रुचि कहाँ से आई और कब से? ये मेरी रुचि बचपन से रही है। क्लास 5 में जब मैं थी उस समय से मैं पोएम्स लिखा करती थी थोड़ा बहुत। और मुझे एक ड्रीम था मेरा, एक सपना था मेरा कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपने पापा के ऊपर मैं एक बायोग्राफी लिखूंगी। तो कहीं ना कहीं वो जो एक सोच थी मेरी कि बुक्स लिखना चाहिए, वो वहाँ से शुरू हुआ था। बट मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं इतनी जल्दी प्रोफेशनल राइटिंग स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ी बहुत रुचि थी, उससे ही मैंने अभी थोड़ा प्रोफेशनली और सीरियसली लेना शुरू किया है। आपकी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई, मिडिल कहाँ से, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, इनके बारे में आप बताइए। जी, तो सबसे पहले तो मैं रांची से ही हूँ। और क्योंकि रांची से हूँ तो स्कूलिंग भी मेरी यहीं से हुई है। एक स्कूल है डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल जो कड्रू में है, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। और मैं एलकेजी से लेकर के +2 तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की है। और फिर जो मैंने ग्रेजुएशन किया वो मैंने निर्मला कॉलेज से किया इन ज़ूलॉजी। और फिर मैंने अपना पीजी किया ज़ूलॉजी में फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। और फिर मैंने अपना दूसरा जो पीजी किया दैट वाज इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जो मैंने भुवनेश्वर से किया है फ्रॉम बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आपने मतलब दूसरे आपने दूसरे फील्ड में से ग्रेजुएशन किया, तो जी, फिर आपने राइटिंग को ही अपना प्रोफेशन ऐसा चूज़ करने का क्या रीज़न था? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि ज़ूलॉजी मैंने इसलिए चुना था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। लिखने का शौक़ बचपन से था, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने की इच्छा भी मेरे अंदर थी। क्योंकि घर में किसी को भी कुछ भी होता था तो वो होता है ना कि घर की छोटी मैया है, तो मैं बैंडेड लेके पहुंच जाती थी, दवा लेके पहुंच जाती थी सबके घाव पे मरहम पट्टी करने के लिए। तो सबको ऐसे मजाक में बोलते थे कि अरे ये तो बड़ी होगी तो डॉक्टर बनेगी। तो मेरे अंदर भी वो इच्छा थी कहीं ना कहीं। और ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मैंने नीट भी क्वालिफाई किया था, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से मुझे डॉक्टर की सीट नहीं मिल पाई। एंड आज मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं बनी। ठीक है, मैं काफ़ी खुश हूँ राइटर बन करके। और बिकॉज़ राइटिंग एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें आप अपने थॉट्स को लिख सकते हो, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आप खुद की जर्नी लिख सकते हो। आपको कोई रोक टोक नहीं है कि ये चीज़ मत लिखो या ये चीज़ लिखो। इट इज़ योर चॉइस कि आप अपनी राइटिंग में क्या देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैंने जॉयस मेयर की बुक पढ़ी थी बैटल फील्ड ऑफ माइंड, और रिक वॉरेन की बुक पढ़ी थी पर्पस ड्रिवन लाइफ, उद्देश्य चलित जीवन, तो इन दोनों बुक्स ने बहुत ही गहरा प्रभाव किया था मेरे ऊपर। और जॉयस मेयर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि बुक्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो किसी का नज़रिया या फिर किसी का जीवन बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जड़ मेरे अंदर पकड़ने लगा कि शायद मुझे भी ऐसा कुछ लिखना है जिससे मैं दूसरों की सोच बदल सकूं और कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। हमें सूत्रों से ये पता चला है कि आपका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था बीच में, तो उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलने के बाद इतनी सामर्थ्य के साथ आप कैसे निकले? ओके, तो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 2017 में। और उसी दौरान मुझे बहुत सोचने का वक्त मिला कि मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। उस टाइम पे मैंने अपना पीजी ख़त्म किया था ज़ूलॉजी में। और सच बताऊं तो उस टाइम पे मुझे ज़िंदगी एकदम अंधेरा नज़र आ रहा था कि पीजी तो कर लिया लेकिन इसके बाद क्या करूँगी। तो घर में सब बोल रहे थे कि बेटा नेट क्वालिफाई कर लो, उसके बाद में तुम्हें रास्ते दिख जाएंगे, या फिर जेपीएससी की तैयारी करो या फिर बैंक की तैयारी करो। लेकिन मैं वो करना चाहती थी जिससे मैं खुश रहूं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में तो चले जाते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। वो हर दिन सुबह उठ के कंप्लेन करते हैं कि मुझे फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से वही सब जॉब करना पड़ेगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा। और मैं किसी ऐसी ज़िंदगी की तलाश में थी जिसमें मुझे अपना काम काम न लगे।
मैं उस काम करके खुश हूँ और मैं उस काम को करके खुद पे प्राउड फील करूँ और दूसरों को मैं गर्व से बता सकूँ कि मैं ये काम करती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो एक प्रेरणा थी मेरे अंदर कि मुझे इस ज़िंदगी की तलाश करनी है। एंड मैं प्रभु यीशु पे बहुत विश्वास करती हूँ, जीसस पे बहुत विश्वास करती हूँ, और कहीं ना कहीं प्रेयर जो है कहीं मेरा एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो प्रेयर मुझे बहुत सामर्थ्य देता है। जब भी मुझे लगता है कि अंधेरा हो गया है या फिर कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो अगर मैं खुद प्रेयर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं दूसरों से हेल्प लेती हूँ, और कहीं ना कहीं वही प्रेयर जो है मुझे सामर्थ्य देता चला गया। और आज आप देख सकते हैं एक लड़की जो पहले बहुत शाई हुआ करती थी, डरपोक हुआ करती थी अपने स्कूल के टाइम में, आज मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, या फिर मैं स्टेज पे खड़े होकर एंकरिंग करती हूँ, या फिर मैं बुक्स लिख रही हूँ, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड मेरी लाइफ में हुआ है आफ्टर दिस प्रेयर लाइफ, या फिर एक तरीके से बोला जाए तो आफ्टर नोइंग जीसस। तो बदलाव यही है। आप पहली ट्राइबल हैं जी। और ट्राइबल में बहुत कम ऐसी महिलाएं होती है या फिर बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है जो पढ़ाई कर पाती है। तो आप उस चीज़ को लेकर के कैसे बताना चाहेंगे कि ट्राइबल होने के बावजूद आप इतना अच्छा मुकाम हासिल किए हो? जी। तो इसका श्रेय किसको जाता है कि आप इतना आगे तक पढ़ी, आपने डबल मास्टर्स किया है? सबसे पहला श्रेय तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को, दूसरा श्रेय मेरे पापा को, बिकॉज़ वो खुद गांव से उठ कर के आए हैं एंड उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने पीएचडी किया। लाइक हमारे पूरे ख़ानदान में बहुत से लोग हैं जो लोग अभी भी गांव में हैं, एंड उन्होंने शायद 10वीं की पढ़ाई की होगी या 12वीं की पढ़ाई की होगी, लेकिन वहाँ से निकल कर के ग्रेजुएशन करना, पीजी करना, पीएचडी करना, इनफैक्ट मैंने भी पीएचडी नहीं किया है, मेरे फादर ने किया है। तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। और जब मेरी पढ़ाई की बात थी और मुझे स्कूल में डाला गया, तो कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जब मुझे डर लगता था कि कहीं मुझे पढ़ाई छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ ट्राइबल फैमिली में होने से ये कहीं ना कहीं हर लड़की का संघर्ष रहता है कि क्या मुझे इससे आगे पढ़ाया जाएगा, ये सवाल रहता है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों को आप सुनेंगे कि +2 कर लिया, शादी कर दी गई, तो ये भी होता है, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन मेरे फादर हमेशा एक बात कहते थे कि अपने दिमाग को बनाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हो सकता है लोग आपका पैसा छीन सकते हैं, लोग आपका रुतबा छीन सकते हैं, कुछ भी छीन सकते हैं, लेकिन जो आपका नॉलेज है, जो आपके अंदर है, उस चीज़ को कोई नहीं ले सकता। तो इसीलिए अपने स्किल्स को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज की पावर रहती है तो आप जो है अंदर से बिल्डअप होते हैं, आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है, आपकी पर्सपेक्टिव बिल्डअप होती है, आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है। और उन सारी चीज़ों से जब आप एक एक पर्सनालिटी बनकर उभरते हैं, एक पर्सन बनकर उभरते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी इंस्पायर करते हैं, आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। और जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, मैं इनसे ये निवेदन करूँगी कि अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं तो अपनी बेटियों को बोझ ना समझें, उन्हें पढ़ाएं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करने लगेंगे। और शायद आप ही वो होंगे जो पहले पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बेटियां कुछ हासिल कर रही हैं तो आप ही शायद कल को कोई कैमरामैन आपके घर आया माइक लेकर के इसी तरह इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप बोलेगा हाँ मेरी बेटी है। तो ये कहीं ना कहीं एक गर्व का कारण होती है बेटियां। तो उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें नर्चर करने की ज़रूरत है, उन्हें मौका देने की ज़रूरत है। और ये आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा नीडेड है कि लोग अब लड़कियों को पीछे रखना या फिर उनको जिम्मेदारियों से बांधना, बचपन में ही घर का कामकाज हर चीज़ सीखना ज़रूरी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप उसमें इतना मत डुबा दीजिए कि बेचारी बच्ची जो है ना पढ़ पाए ना समझ पाए कुछ, और उसे मेंटली वो तैयार भी नहीं है, मैच्योर भी नहीं हुई, और उसे शादी में ढकेल दिया गया। तो ये चीज़ मत करिए, आप उसकी ज़िंदगी उससे मत छीनिए, उसे उड़ने का मौका मिलना चाहिए, मैं ये बोलना चाहूँगी। आप जब पढ़ाई कर रही थी, आपने कहा कि जैसे कि आपका नेट क्वालिफाइड है, तो उस टाइम पे आपको एक होता है कि आप घर की लड़की है तो आपको कामकाज या पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आप कामकाज भी कर सकती थी, क्योंकि लड़कियों को काम करने के लिए बोला जाता है। तो इस पे क्या कहना है? ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर वालों ने मुझे नहीं कहा कि बेटा नौकरी कर लो। बहुत टाइम उन्होंने कहा कि जेपीसी की तैयारी कर लो, क्योंकि डबल मास्टर्स है, नेट क्वालिफाइड हूँ। बहुत टाइम मुझे कॉलेज में भी आवेदन डालने को कहा गया और मुझे काफ़ी ऑफ़र्स भी आए थे, पर कहीं ना कहीं ये मेरा सिलेक्शन था कि नहीं, मैं राइटिंग लेना चाहती हूँ और नहीं, मैं सॉन्ग्स बनाना चाहती हूँ। तो मैं इस पे
कार्य करना चाहती हूँ, मैं इस पे टाइम देना चाहती हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, देखेंगे, लेकिन मैं दिल से मेहनत करूँगी, 100% मेहनत करूँगी, और हो सकता है कि इससे कोई रास्ता खुल जाए। तो मैं ये चांस लेना चाहती थी, मैं ये रिस्क लेना चाहती थी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनका आप इंटरव्यूज़ देख रहे हो, आज पढ़ रहे हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रिस्क लिया था। हाँ, रिस्क का एक नेगेटिव फैक्ट ज़रूर है कि अगर आप फेल हो गए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अटैक्स लोग आप पे करने लगते हैं कि देखो ये करने निकला था और क्या हो गया इसका ज़िंदगी। लेकिन अगर आपको भरोसा है, आप 100% ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर आपका भविष्य में वेट कर रही होती है। और मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैंने अभी तक आई थिंक ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, ठीक है। मैंने बायजूस से ये कोर्स लिया था यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। और जब बैंगलोर से मैं अपनी जॉब छोड़ करके आई थी तो मेरा दिमाग कम्प्लीटली यूपीएससी में था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन बहुत सारे चेंजेस आए रांची आने के बाद में, बहुत सारी परिस्थितियाँ आई इस तरीके से, और मुझे अपना वो जो बचपन का राइटिंग वाला था वो याद आ गया और मैंने लिखना स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं खुद ब खुद मेरी ज़िंदगी मोड़ लेने लगी एज अ राइटर। और मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा नेट क्वालिफाई कर लियो, कॉलेज ज्वाइन कर लो, या फिर कहीं जॉब कर लो। और मैं आपको बताऊं तो अभी भी मुझे जॉब के ऑफर्स आते हैं। मुझे कॉल पे अभी तक आई थिंक जब से मैंने राइटिंग लिया है मुझे कम से कम 7-8 जॉब ऑफ़र आ चुके हैं। कल ही मुझे एक हैदराबाद से जॉब ऑफ़र आया है थ्रू मेल, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। ये मेरी चॉइस है। मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ कि मैं कर सकती हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे प्रभु ने इतनी क्वालिफिकेशन दी है कि मैं चाहूँ तो मैं जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। पर मैं यही करना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ और कहीं ना कहीं उनकी सोच बदल सकूँ थोड़ी बहुत, कि समाज में लोगों का एक नज़रिया बदले, लोगों का सोचने का तरीका बदले, यूथ का जो सोचने का तरीका है वो बदले। क्योंकि आदिवासी समाज में आप देखेंगे बहुत से यूथ है जो दारू पी के पड़े हुए हैं, स्पेशली ट्राइबल समाज में। तो बहुत ही परिस्थिति खराब होती चली जा रही है। तो कोई तो चाहिए कि उनको जा कर के थोड़ा समझाए, या फिर कोई एक होना चाहिए जिसको आप लुकअप कर सको। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा चेंज लाना चाहती हूँ सोसाइटी में, और मैंने उसके तरफ एक पहल की है, मैंने उसके तरफ एक कदम बढ़ाया है इस बुक को लिख करके, जो कन्फ्यूज्ड माइंड है, जिसमें एक महिला की कहानी है, ठीक है। तो मैं यही करना चाहती हूँ और शायद मैं जॉब नहीं करूँगी आगे भी। आपने जैसे कहा कि आपका ये पहला बुक जिसमें द कंफ्यूज माइंड है, जी। आप इसका स्टोरी फॉलो अप में जैसे शॉर्ट में बताइए कि किसके ऊपर ये स्टोरी है। और अम, ये द कन्फ्यूज्ड माइंड ये श्रेया के ऊपर है। एक महिला है श्रेया जो काफ़ी दुखी है, काफ़ी डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ को लेकर के। और हम बहुत सारे सपने देखते हैं अपने जीवन को लेकर के, और ऐसा होता है अगर कि सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हम ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो कुछ वैसा ही श्रेया के साथ हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शी रियलाइजेस कि ये मेरी ज़िंदगी है, अगर मैं इसके लिए खड़ी नहीं होंगी तो कौन खड़ा होगा। और वो डिसाइड करती है कि मैं जिस भी चीज़ से गुजर रही हूँ मुझे इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। और वो जाकर के बात करने लगती है और वो बताने लगती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, एंड शी सीक्स फॉर हेल्प। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं ज़िंदगी में अटक गए हैं तो आप जिन पे भरोसा करते हैं उनसे आप बात करें और उनसे आप एडवाइस लें, सजेशंस लें। हो सकता है कि आप इतने अंधेरे में होंगे कि आपको एक भी रोशनी की किरण नहीं दिख रही हो, पर वहीं आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार जिस पे आप भरोसा करते हैं उनसे आप शेयर करें, हो सकता है वो आपकी मदद कर दे। तो कुछ वैसा ही श्रेया के साथ होता है और वो अपने लिए खड़ी होती है, और फिर उसके सारे सपने जो कहीं ना कहीं दफन हो गए थे, वो सपनों को वो उकेरती है और उसे लगता है कि नहीं, अब मुझे उड़ान भरनी है, चाहे कितनी भी दिक्कतें हो मेरी ज़िंदगी में, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और श्रेया को क्योंकि वो मदद ढूंढती है उसे मदद मिलती भी है। तो ये स्टोरी श्रेया की है जो काफ़ी नाजुक सी, काफ़ी प्यारी सी बच्ची थी, और कुछ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी वो गुजरी थी, जो डर बन करके बैठा हुआ था और उसे रोकता था कि देखो ये हुआ था तो शायद तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगी। उन सारे बेड़ियों को तोड़कर वो किस तरीके से निकलती है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदलती है खुद, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है श्रेया की। गोल्डन बुक अवार्ड जो सऊदी में इसका हाँ, ये सऊदी दुबई में होने वाला है। दुबई हाँ में होने वाला, तो जी। आपने घर डिलीवरी करने का ये फैसला क्यों लिया।
क्योंकि मैं दुबई नहीं जा सकती, सिंपल सी बात है। इसका जो अवार्ड सेरेमनी है वो अप्रैल में होने वाला है और बहुत से नामचीन हस्तियाँ वहाँ पे जाएंगे, बहुत से बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ पे जाएंगे। एंड ये बहुत ही बड़ा प्रिविलेज होता कि मैं उनसे मिल पाती और साथ में जो स्टेज है वो शेयर करती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि कुरियर के थ्रू अवार्ड ले लूँ, तो मैंने घर पर ही मंगा लिया। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने देखा श्रेया की कहानी, जो द कंफ्यूज माइंड निवेदिता डांग ने लिखा है, और काफ़ी खूबसूरत सी कहानी है इसके ऊपर कि जो लड़की कभी बहुत नाजुक सी हुआ करती थी, उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन सब प्रॉब्लम से वो बहुत खूबसूरती से बाहर निकलती है और एक मजबूती के साथ खड़ी है। और उसी कहानी को लेकर के निवेदिता डांग जो पहली, सिर्फ पहली ही नहीं, भारत में एक लौती बोल सकते हैं हम, जो ट्राइबल कम्युनिटी से होकर के भी गोल्डन बुक अवार्ड का सम्मान प्राप्त की है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं जयंती कच्छप, रांची से।